हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो है हमारे क्वेश्चन पेपर कोड 30/1/1 से 2025 में आए हुए हैं। तो इनको देखिए, अच्छे से समझिए। आगे आपके जो एग्जाम होने वाले हैं उनमें यहाँ से काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो क्वेश्चन है हमारा 36। इसमें लिखा है अ स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ चैरिटी रन टू रेज फंड फॉर लोकल हॉस्पिटल। द रन इज प्लान्ड एज अ सीरीज ऑफ राउंड्स अराउंड अ ट्रैक विद ईच राउंड बीइंग 300 मीटर। ठीक है, तो यहां से आपको पहली इंफॉर्मेशन मिल गई है, हर राउंड 300 मीटर का होगा। अब टू मेक द इवेंट मोर चैलेंजिंग एंड एंगेजिंग, द ऑर्गेनाइजर्स डिसाइड टू इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ ईच सबसीक्वेंट राउंड। मतलब सबसीक्वेंट मतलब उसके बाद जो सेकंड वाला राउंड होगा उसको उन्होंने 50 मीटर से बढ़ा दिया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहला राउंड तो आपको 300 दे रखा है, उसके बाद जो नेक्स्ट राउंड होगा उसको 50 मीटर बढ़ा दिया है, तो 300 में 50 बढ़ के हो गया 350, जैसा कि दिया हुआ है। नेक्स्ट है 400। ओके, एंड इस तरीके से सो ऑन। टोटल नंबर ऑफ राउंड्स मतलब एन दे रखा है आपको 10। ये एक एपी का क्वेश्चन है और इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आंसर करना है। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, नाउ राइट द फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स टर्म ऑफ एपी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हमको पता है ये एक सीरीज फॉर्म कर रहा है जिसमें पहले टर्म को हम बोलते हैं A1, सेकंड को बोलते हैं A2, थर्ड है हमारा A3 जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये हमें सभी को गिवन है। 300 भी दिया है, 350 भी दिया है, 400 भी दिया है, और सब 50-50 एड अप होके मिल रहे हैं। तो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स टर्म हमसे पूछा गया है, तो आप इसको सॉल्व करके भी बता सकते हैं, वरना आपको पता है कि उसमें 50 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट हमारा मिल जाएगा 450 मीटर। इसके बाद A5 निकालेंगे तो 450 में ऐड कर देंगे 50 को, तो ये हो जाएगा 500। और लास्ट हमारा 500 में 50 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 550 मीटर। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा सॉल्व। बाकी इसको ओपन करते तो A4 कैसे ओपन होता है सभी को पता है, A+3D। ओके, यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं, A1 ही हमारा A होता है, D हमारा इसके बीच का गैप है जो कि है 50। यहाँ पे उनकी वैल्यू रख के भी सॉल्व किया जा सकता था। 300 प्लस 3 इंटू 50, इसको सॉल्व करते तो आपका आ जाता 450। ओके, ऐसे भी सारे कैलकुलेट किए जा सकते थे, बट आपको डायरेक्टली दिख रहा था और आप डायरेक्ट करिए। ओके, क्योंकि एक ही नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट, डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ एट्थ राउंड। अब आपको A8 निकालना है, तो एट्थ राउंड मतलब A8 निकालना है। ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं जैसे मैंने यहाँ बताया ओपन करके। तो ये आपका ओपन होता है A+7D अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अब एक हमें दे रखा है 300 और D की वैल्यू है 50, तो 300 7 5 35, 350 ये हो गया। 300 में 350 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 650 मीटर। ओके, सेकंड भी हो गया है, बहुत ही सिंपल था। थर्ड में हमारे दो पार्ट हैं, ठीक है, कोई भी एक करना होता है। तो फाइंड द टोटल डिस्टेंस रन आफ्टर कंप्लीटिंग 10 राउंड्स। मतलब टोटल 10 राउंड कंप्लीट करने के बाद कितना डिस्टेंस कवर किया गया। तो टोटल पूछा गया तो आपको निकालना है सम, और सम मतलब 10 राउंड का सम, तो S10 निकालना है। ठीक है, तो 10 राउंड के लिए आप एक काम कर सकते हैं, आपको A की वैल्यू तो पता है जो कि 300 थी, और A10 निकाल लीजिए जो कि होगा आपका A+9D। A हमारा 300 है, ये हो जाएगा 50, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 750। ओके, तो आप यहां से डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता है, SN का फॉर्मूला होता है एक n/2। जब आपको पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू पता होती है तो उसको भी लगा सकते हैं। तो यहां से हम अगर लगाएंगे तो 10/2, A है 300, A10 हमने निकाल लिया 750, 2 से कट गए 5 टाइम्स, और ये हो जाएगा 1050। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और आ जाएगा आंसर। तो हो जाएगा 5 5 25, 5 1 5, 5250 मीटर। ओके, बाकी आप इसका जनरल फॉर्मूला एसएन का वो भी लगा सकते हैं, जो कि होता है SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, इसमें भी रखेंगे तब भी आपका सॉल्व हो जाएगा, तब आपको ये A10 अलग से नहीं निकालना पड़ेगा, आपको बस वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इसका जो बी पार्ट है इसमें क्या लिखा है वो देख लेते हैं। तो बी पार्ट में लिख रखा है इन्होंने, इफ अ रनर कंप्लीट्स ओनली फर्स्ट 6 राउंड, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस रन बाय रनर। अगर वो सिर्फ 6 राउंड कंप्लीट करता है तो कितना टोटल डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं इसी फॉर्मूले से, क्योंकि हमने 6 का भी निकाल रखा है वैल्यू। देखो 6 का वैल्यू निकाल रखा है और A का हमें पता ही है, तो हम इसको लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी n की वैल्यू 6 होगी। ओके,
क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ 6 राउंड की बात करी गई है। तो n/2 a प्लस a6, यहां से निकल जाएगा s6। तो यहां से s6 की वैल्यू निकालते हैं, 6/2, a है 300 और a6 हमने यहां कैलकुलेट किया था 550, तो ये हो जाएगा 850। यहां से कट कर देंगे 3 टाइम्स, तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 5 3 15, 8 3 24 प्लस 1 25, 2550 मीटर। ओके, तो ये पहली केस स्टडी थी जो कि काफी इजी थी। ऐसे ही 37 को देख लेते हैं। देखिए केस स्टडी 37, यहां लिखा है अ ब्रॉच इज अ डेकोरेटिव पीस ऑफन worn on clothing like jackets, blouse and dresses to add elegance, made from precious metals and decorated with gemstones. Brooches come in many shapes and designs. One such brooch is made with a silver wire in the form of circle, diameter 35 mm. Wire is also used to making 5 diameter, which divide into circle with 10 equal sectors shown in figure. Okay, based on the information answer the following. ये क्वेश्चन आपका बुक का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, बस उसको केस स्टडी बना के दे दिया गया है। देखिए यहाँ पर आपको एक सर्कल दे रखा है जो कि एक ब्रॉच है, ठीक है, और ये सिल्वर से बना है। तो सिल्वर कहाँ कहाँ यूज हुआ है, एक तो बताया आपका सर्कल वाले पार्ट पे, उसके अलावा इसके 5 डायमीटर्स भी बने हैं। और जब 5 डायमीटर बनेंगे, डायमीटर मतलब सेंटर से होकर जाएगा पहला डायमीटर, ऐसे आप ये दूसरा डायमीटर बनाओगे, थर्ड बनाओगे, फोर्थ बनाओगे और एक और डायमीटर बनाओगे। तो जब इन डायमीटर्स को बना देंगे तो ये 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड हो जाएगा, जैसा कि दिख रहा होगा आपको। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सेक्टर्स में कन्वर्ट हो चुका है। सेक्टर मतलब 2 रेडियस और एक आर्क से जो बाउंडेड रीजन होता है वो सेक्टर होता है। ओके, बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि डायमीटर हमको दे रखा है 35 mm, वो हम यूज करेंगे, और रेडियस हमारा 35/2 हो जाएगा। सॉल्यूशन हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, पॉइंट्स में निकालने का कोई फायदा नहीं, आप बाद में कर सकते हो उसे, ठीक है। अब पहला वाला पार्ट है फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। अब सेंट्रल एंगल कितना होगा हर सेक्टर का, मतलब थीटा, जो ये थीटा होता है इसको बोलते हैं। जो ऐसे एक सेक्टर निकाला तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा थीटा, उसकी वैल्यू बतानी है। तो कैसे निकलता है, टोटल हमारा सर्कल होता है 360, उसके कितने पार्ट हो रहे हैं, 10 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं, तो वहां पर आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 36 डिग्री। तो पहला आंसर बहुत सिंपल सा था, आपने बस डिवाइड कर देना है जितने भी हमारे पार्ट्स हो रहे हैं 360 को। नेक्स्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ACB। अब ACB कहाँ है, जैसे यहाँ पर अगर मैंने ये सेक्टर बनाया तो ये B दिखा रखा है पॉइंट, ये C और ये A, यहाँ पे आप देखिए ये ऐसे मैंने बना दिया, तो ये एक आर्क है, ठीक है। तो जब आर्क पूछा जाए तो ये इसकी लेंथ पूछ रहा है, तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला लगा देंगे। आर्क लेंथ, आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360। ध्यान रखेंगे लेंथ बोलेगा तो आप पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे सर्कल के, 2πr, और एरिया पूछेगा तो πr², ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, लेंथ बोली है तो 2πr। नेक्स्ट बस वैल्यू रखनी है, तो थीटा हमारे पास है 36, नीचे है 360, पाई की वैल्यू आपको नहीं बताई गई है तो 22/7, और रेडियस डायमीटर का हाफ है, तो ये हो जाएगा आपका 35/2। बस वैल्यूज को सॉल्व करना है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 36 से 10 टाइम्स कैंसिल हो गया, 7 से ये 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, 5 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 से ये 11 टाइम्स कैंसिल हो गया। सब कुछ खत्म हो चुका है, बस ऊपर बचा है न्यूमरेटर में 11 और सेंटीमीटर में था हमारा, तो ये हो जाएगा, सॉरी mm में था, तो ये हो जाएगा mm। तो 11 mm हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे फिर से आपको 2 पार्ट हैं, एक करना है, तो हम यहाँ पे दोनों ही कर रहे हैं। एरिया ऑफ ईच सेक्टर, तो यहाँ पे निकालना है, तो थर्ड का ए पार्ट। देखिए सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला वही थीटा अपॉन 360 πr²। यहाँ पे आप सर्कल का एरिया लगाएंगे, 36/360, पाई अगेन 22/7, आर हमारे पास 35/2, यहाँ भी 35/2, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैंसिल करते हैं, ये 10 टाइम्स हो गया, ये 5 टाइम्स कट गया, 5 से ये 2 टाइम्स कट गया, 2 से ये 11 टाइम्स कट गया, बाकी अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। तो हमारे पास न्यूमरेटर में बचा है 11 और 35, और नीचे डिनोमिनेटर में 2 और 2 बचा है, तो ये हो जाएगा 2 × 2। इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें दे देता है 385, ओके, और 2 2 होता है 4, ओके। ये हमारा हो जाएगा mm²। इसको और पॉइंट्स में अगर हम सॉल्व करते हैं तो 4 से जब कट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 9 36, ओके,
और यहाँ बचा 2, तो 4 6 जा 24, फिर बचेगा 1, 0 बढ़ाया जाएगा तो पॉइंट लगेगा, 4 2 जा 8, फिर बचेगा 2, 0 बढ़ाएंगे 4 5 जा, तो 96.25 mm स्क्वायर। आप दोनों आंसर लिख देंगे तो सही रहेगा आपके लिए। ओके, और पार्ट को देख लेते हैं। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ वायर यूज्ड। ओके, ये आपके बुक में भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, आप उसको कर लीजिएगा, बस उसी को केस स्टडी बना रखा है। तो टोटल लेंथ कहाँ कहाँ यूज हुई है, तो हमको पता है, तो एक तो सर्कल यूज हुआ है, और जब लेंथ की बात आती है तो इसका ये क्या है, सरकमफेरेंस है, तो बाहर बाहर यूज हुआ है, तो एक तो आपको चाहिए 2πr, बिकॉज उससे आपको बाहर की लेंथ मिल जाएगी। और क्वेश्चन में ये भी बोला है कि यहाँ से 5 डायमीटर भी बने हैं, तो डायमीटर मतलब सीधा सीधा लाइन है, तो लाइन सीधी ऐड होती है, और कितनी लाइन ऐड हुई है, 5 लाइन, तो इसमें 5 लाइंस जो है डायमीटर की फॉर्म में है, तो 5 डायमीटर ऐड कर देंगे और टोटल वायर की लेंथ आ जाएगी। तो इसको बस सॉल्व करना है, 235/2 रेडियस हमारे पास हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे मैं पहले 22/7 लिखना था, तो 22/7 रेडियस हो गया 35/2, और डायमीटर ऐड कर देंगे जो कि है 35। यहाँ पे 2 से डिवाइड मत करना बिकॉज डायमीटर की फॉर्म में है। कट करते हैं, 7 5 सा 2 से 2 कट गया, 22 इंटू 5 होता है 110, और 35 5 सा होता है 5 5 सा 20, और ये 175, 175 में 110 को ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 285 लेंथ है, तो mm में आ जाएगी। ठीक है, स्क्वायर नहीं लगेगा क्योंकि एरिया नहीं था। तो ये थे हमारे आंसर, बहुत ही ईजी है, आपने ऑलरेडी कर रखा है इसको, बस केस स्टडी की फॉर्म में। तो ये भी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए, यहाँ पे लिखा है अमृता स्टूड नियर द बेस ऑफ अ लाइट हाउस गेजिंग अप एट इट्स टावरिंग हाइट। She measured the angle of elevation to the top and found it to be 60 degree. Then she climbed a nearby observation deck 40 meter higher than her original position and noticed the angle of elevation of the top of lighthouse 45. तो क्वेश्चन का डायग्राम भी मिला है, अगर नहीं मिला होता तो आपको बनाना भी आना चाहिए। तो पहले बोला है वो क्या कर रही है कि एक पॉइंट है, जैसा कि ए बोला है, हमने ए मान लिया, उससे लाइट हाउस के टॉप को देख रही है, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि नीचे से बनता है ग्राउंड के साथ, वो आपको दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, मैं डायग्राम को ऐसे बता रहा हूँ कि ऐसे बनाए। बाद में इसने क्या किया, ऊपर इसी के जस्ट ऊपर 40 मीटर अबव एक डेक, ये पॉइंट है हायर देन हर ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन ये थी, उससे ऊपर ये पोजीशन 40 मीटर ऊपर है। यहां से फिर से इसने ऑब्जर्व किया, तो क्योंकि ये ऊपर से है तो आपको यहाँ पे एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी पड़ेगी, यहाँ पर एंगल बन रहा है 45 डिग्री। ठीक है, बस इस हिसाब से आपका डायग्राम बन चुका है। हम नेम इसी के अकॉर्डिंग कर देते हैं, ये बी हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, हमें डायग्राम दे रखा है इसलिए, और यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी है स्मॉल एच। ठीक है, अब बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। अब क्वेश्चन में लिखा है इफ सी डी इज एच मीटर फाइंड बी डी इन टर्म्स ऑफ एच। आपको बी डी की वैल्यू फाइंड करनी है, बी डी की वैल्यू एच के टर्म्स में। अब बी डी किस ट्राइंगल में आ रहा है पहले आपको देखना है, तो ये ट्राइंगल में आ रहा है इन ट्राइंगल बी डी सी में। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये बी डी सी वाला ट्राइंगल आपका आ रहा है, तो आप यहाँ पे इसको ले लेंगे। तो इन ट्राइंगल बी डी सी सामने वाली वैल्यू आपको चाहिए, और एक आपको चाहिए ये बेस वाली वैल्यू, तो ये रेशियो होता है 10 का, और एंगल यहाँ पे कौन सा पड़ रहा है 45, तो 10 45 इक्वल टू एच अपॉन बी डी। ओके, अब 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो ये जगह एच अपॉन बी डी, बी डी को एच के फॉर्म में लिखना था, यहाँ पे बोला गया था, तो बी डी को यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी इक्वल टू एच मीटर आपका आंसर आ जाएगा, बी डी एच के फॉर्म में आ चुका है। ओके, और 45 जब भी एंगल आपको दिखा, आपको मैंने कई बार बता रखा है, जो सामने वैल्यू होती है वही आपकी बेस में आ जाती है। ठीक है, या बेस में जो वैल्यू होती है वो सामने चली जाती है अगर एंगल 45 है, तो जल्दी आपको करना है तो आप बता सकते हैं। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, फाइंड डिस्टेंस बीसी इन टर्म्स ऑफ एच। अब बीसी के डिस्टेंस को बताना है आपने, ये वाली डिस्टेंस को एच के टर्म्स में, तो एच के टर्म्स में बताना है, ट्राइंगल फिर आपका वही रहेगा बी डी सी, ये एच है, बीसी की वैल्यू को बताना है, तो देखिए ये वैल्यू होती है हाइपोटेनस, क्या 90 बनना है, 90 के सामने हाइपोटेनस, और ये है आपका परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है, अगर पी को ऊपर लेंगे तो ये होता है साइन का, तो साइन एंगल हमारे पास है 45, तो साइन 45 को ले लेंगे एच अपॉन बी सी। ओके, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ये रहेगा एच अपॉन बी सी, बी सी को यहाँ पे ले आएंगे, तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा h√2 या √2h हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा √2h मीटर, तो ये भी h के टर्म्स में आ चुका है आंसर। ओके, तो बस यही करना था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, इसके थर्ड पार्ट को। आई होप ये समझ गए होंगे आप, बहुत आसान था, बस आपको ये बात समझनी है, जिसके भी टर्म्स में बोलेगा
वो आपका इधर की साइड आपको मिलना चाहिए। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे, जिसके आपके ऑप्शन होते हैं। तो पहला है फाइंड सीई ऑफ लाइट हाउस यूज √3 इक्वल टू 1.73। अब आपको सीई की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब ये पूरी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, और √3 की वैल्यू भी आपको दे रखी है। तो ये आपका पूरे ट्राइंगल में आ रहा है। पूरा ट्राइंगल कौन सा है? तो पूरा ट्राइंगल आपका ए ई सी, और एंगल कितना आ रहा है? 60। ओके, अब आपको एक बात बताता हूँ, जैसे यहाँ पर आपका 40 है तो ये वाली वैल्यू भी 40 ही होती है, क्योंकि ये आपके सामने पैरेलल वैल्यूज है ना, पैरेलल लाइन है। बी ए और डी ई, बी ए और डी आपके बराबर हैं, तो ये दोनों की वैल्यू 40 मीटर हो जाएगी। तो आपका जो सीई है ये हो जाएगा 40 प्लस एच, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट एच दे रखा है, नीचे वाला 40 है, जोड़ के आ जाएगा 40 प्लस एच। बस अब आपको उसकी वैल्यू लगा देनी है। अब एक और चीज, यहाँ पर हमारी वैल्यू आ चुकी है। जो बी डी है उसकी वैल्यू को हमने एच ही बोला है, अभी ऊपर हमने सॉल्व किया, बी डी की वैल्यू एच है, तो ये वैल्यू भी एच होगी, क्योंकि ये भी पैरेलल लाइन है, तो ये वैल्यू आपकी एच हो जाएगी। ओके, तो वही 10 का रेशियो, 10, 60, 40 प्लस एच, जो वैल्यूज होती है उन्हीं को रखते हैं। ठीक है, हमारे पास ए सी की वैल्यू नहीं थी तो हमने ए सी का रेशियो नहीं लिया, और यहाँ ए ई की वैल्यू एच हो गई है पैरेलल से। अब 40 प्लस एच अपॉन एच, 1060 होता है आपका √3, 40 प्लस एच अपॉन एच, यहाँ डिवाइड से इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो √3 एच इक्वल टू 40 प्लस एच। ओके, ये एच यहाँ से इधर आएगा तो ये जाएगा √3 एच माइनस एच इक्वल टू 40। यहाँ पर आप h को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 40। ओके, आप यहाँ √3 की वैल्यू रख के भी सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, लेकिन वो आंसर थोड़ा वेरी हो सकता है, तो रेशलाइज करके करिए। रेशलाइज कैसे करते हैं? ये मल्टीप्लाई में जो आपका ब्रैकेट में है वो आपका डिवाइड में चला जाएगा। ध्यान रहे, रेशलाइज करना सही रहेगा आपके लिए, तो रेशलाइज जरूर करिए। ठीक है, कैसे करते हैं? तो जो भी आपका डिनोमिनेटर है उसकी आप ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, बस साइन चेंज हो जाएगा। तो √3 माइनस 1 है तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1, और नीचे हो जाएगा √3 प्लस 1। ओके, अब आ जाएगा 40 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, नीचे एक आइडेंटिटी लगती है जब भी हम रेशलाइज करते हैं, सभी को पता है, जो कि होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 40 √3 प्लस 1, और यहाँ √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और ये जाएगा 1 का स्क्वायर 1। 3 में से 1 गया तो आ गया 2, तो 40 √3 प्लस 1 अपॉन 2, 2 से 40 कैंसिल हो गया 20 टाइम्स, तो फाइनली हमारे पास आ चुका है 20 √3 प्लस 1 मीटर। बट √3 की वैल्यू दे रखी है 1.73, अब हम यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, तो 20 इंटू 1.73 प्लस 1, इनको ऐड करेंगे तो 2.73 आ जाएगा, और 2.73 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, पॉइंट हटाइए, 2 जीरो बढ़ाइए, 20 से 5 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 5 से इसको कट करते हैं तो 5 5 से 25 बचे 2, 5 4 से 20, पॉइंट लगाया, 3 बचा था, 0 बढ़ाया, 5 6 से 30, तो 54.6 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ये आपका वैल्यू आई है किसकी? एच की वैल्यू आ चुकी है, बट हमें निकालनी थी सीई की वैल्यू, तो ये पूरी वैल्यू निकालनी थी, तो ये सिर्फ एच की वैल्यू, ध्यान रखें ये पूरा आंसर नहीं आया है। तो पूरे जो सीई है वो हमारा बना था 40 प्लस एच को ऐड करके, तो 40 में 54.6 को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 94.6 मीटर। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ध्यान रखें यार, स्लाइस कर लीजिए। ओके, अगर आप डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं फिर करते हैं तो आपका 54.7 करके आंसर आएगा। रेशलाइज से क्या होगा, एग्जैक्टली आपका जो आंसर है वो मिलेगा। रेशलाइजेशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख लीजिए। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसका नेक्स्ट पार्ट है। इसमें लिखा है फाइंड डिस्टेंस ए इफ ए सी इक्वल टू 100। अब ए की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए आप, ए की वैल्यू कौन सी है हमारी? ये वाली एच वाली वैल्यू। तो ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ए ई, जब हमें ए सी की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है 100 मीटर। ओके, तो ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब ये रेशियो यहाँ पे 60 का एंगल है, तो ये आपका हाइपोटेनस है, ये बेस है, तो बेस और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है वो होता है आपका कॉस का। ओके, कॉस या सेक का, तो कॉस का आप लगाएंगे यहाँ पे, कॉस 60 इक्वल टू बेस मतलब ए अपॉन हाइपोटेनस 100। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 ए अपॉन 100, यहाँ से 100 डिवाइड से ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो गया, तो 100/2, 2 से 100 कैंसिल हुआ 50 टाइम्स, तो आ गया 50 मीटर। ओके, तो ये हमारे सारे आंसर्स हो चुके हैं। तो ये थे सभी केस स्टडीज के आंसर। आई होप आपको समझ में आए होंगे। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए
हमसे जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।